सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिलीरियम है. सो जो डिलीरियम है उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में काफ़ी पॉइंट्स डिलीरियम का कवर हो जाएगा. तो इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, इट्स इजी टू रिमेंबर बिकॉज इट्स फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. सो डी फॉर डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस. नाउ व्हाट डज कॉन्शियसनेस एंटेल? इट एंटेल्स बीइंग एबल टू फोकस. व्हेन यू आर कॉन्शियस यू आर फोकस्ड एंड यू हैव अटेंशन. तो लेस फोकस है, लेस अटेंशन है, दिस इज डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस. ई से हमारे पास इमोशनल डिस्टर्बेंसेज हैं जिसमें लेबाइल मूड है, एजिटेशन है. सो समवन इज एजिटेटेड और उनका जो मूड है वो फ्लक्चुएट कर रहा होगा. एल फॉर लैब बेस्ड कॉज. तो इसमें हमारे पास मेडिकल या फिजियोलॉजिकल रीज़न हो सकती है. सो देयर इज सम concrete evidence as to or some organic cause as to why this is happening to begin with. सही है. फिर उसके बाद हमारे पास आई फॉर illusions और hallucinations or perceptual disturbances. So the patient might be imagining something. R for rapid onset. तो उसका acute onset होता है and fluctuation during the day. यानी दिन में ये कभी delirium ज़्यादा हो रहा है, कभी delirium कम हो रहा है. I से impaired sleep wake cycle. So the patient might be sleeping a lot or they might not be sleeping at all. यू से हमारे पास अनयूजुअल साइकोमोटर एक्टिविटी होगी. तो अनयूजुअल साइकोमोटर में हमारे पास बहुत हाइपो भी हो सकता है कि बंदा बहुत लेजी हो गया, या हाइपर भी हो सकता है कि हाइपर एक्टिव हो गया. एंड एम में हमारे पास मेमोरी और कॉग्निटिव चेंजेस हैं. तो दिस इज चेंज इन कॉग्निशन. सो व्हाट इज कॉग्निशन? कॉग्निशन हमने बात की थी, जैसे कॉन्शियसनेस मैंने कहा था कि व्हेन यू आर कॉन्शियस इट मीन्स यू कैन फोकस एंड गिव अटेंशन टू समथिंग. कॉग्निशन इज के how like I think of cognition as like how smart you are. So इसमें language difficulty होगी and you can't, the patient is unable to copy a pentagon. So just to recap, delirium में अगर हम देखें तो D for deranged या disturbed consciousness है. consciousness में मैंने दो चीज़ें बताई हैं, attention एंड दूसरी है फोकस. सो अटेंशन एंड फोकस. ई से इमोशनल है जिसमें एजिटेशन हो सकती है और लेबाइल मूड हो सकता है. एल से लैब बेस्ड एविडेंस हो सकता है, यानी कोई फिजियोलॉजिकल या पीछे पैथोलॉजिकल मेडिकल रीज़न हो सकती है. आई फॉर इल्यूजन्स हो सकते हैं जिसमें हेलुसिनेशंस भी शामिल हैं. आर फॉर हमारे पास रैपिड ऑनसेट है क्योंकि एक्यूट ऑनसेट होता है और इसकी फ्लक्चुएशन होती है दिन में. ये जो दूसरा आई है इसमें हमारे पास स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है. ओ यू से अनयूजुअल हमारे पास साइकोमोटर सिम्टम्स हैं और इसमें मेमोरी इम्पेयरमेंट है. और मेमोरी इम्पेयरमेंट के साथ साथ हमारे पास कॉग्निशन अफेक्टेड है जिसमें ही कैन नॉट मेक अ पेंटागन एंड ही इज़ हैविंग लैंग्वेज डिफिकल्टीज. सो वेरी इजी टू रिमेंबर. नाउ डिलीरियम में हम फिर देखेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, बल्कि उससे पहले टाइप्स देख लेते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिलीरियम: हाइपर एक्टिव डिलीरियम, हाइपोएक्टिव डिलीरियम एंड मिक्स्ड डिलीरियम. मिक्स्ड एंड हाइपोएक्टिव आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स. तो लेट्स लुक एट हाइपोएक्टिव फर्स्ट. हाइपोएक्टिव इज किडनैपिंग ऑन एंड ऑफ, लेस अटेंशन, लेथार्जी. तो बंदा बहुत लेजी हो जाता है. एसेंशली दिस इज लेजीनेस. हाइपर एक्टिव का मतलब है बहुत मोटर एक्टिविटी है, एजिटेशन है, हेलुसिनेशन है. तो जो ब्रेन है वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है. मिक्स्ड ये है कि दोनों की हमारे पास पिक्चर आ रही है और ये भी एक कॉमन टाइप है. अब डिलीरियम के फिर हम देख लेते हैं कि वी हैव टू, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि वी हैव टू रूल आउट एन ऑर्गेनिक कॉज. ऑर्गेनिक कॉज में क्या है? सिस्टेमिक इलनेसेस हैं या कोई मेडिकेशन है. ठीक है. बाकी जो साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं ना, साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, वी हैव टू रूल दोज आउट. ठीक है. और बिफोर आई गेट ऑन टू दिस, मैं पहले ये बता दूं कि हम कैसे डिलीरियम को असेस कर रहे होंगे. बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होंगे ताकि हम बाकी कॉजेज़ रूल आउट करें. हम देखेंगे कि उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है. सो मेड हिस्ट्री हम लेंगे. ठीक है. फिर हम GCS स्कोर देखेंगे. हम देखेंगे कि वो कोमाटोज तो नहीं है, कोमा की तरफ तो नहीं जा रहा. कॉग्निटिव फंक्शंस हैं जिसमें सीरियल 7 हैं. अब इसमें 7 फीचर्स होते हैं टू सी के कॉग्निटिव फंक्शंस कैसे हैं. These are not all of them, but एक हम कुछ recall के questions पूछते हैं. ठीक है कि can you remember this in this order. फिर हम orientation पूछते हैं कि where are you, what day is it, what month is it. Then we ask them to do 3 things backwards. हम 10 से 0 गिनवाते हैं. हम उनको कहते हैं कि months backwards बोलें और फिर हम उनको कहते हैं कि जो the word world, let's for example, इसको backwards spell out करें. So 3 things we said to say out backwards और हम उसको recall questions देंगे और orientation करवाएंगे. ठीक है. अब हम इस पे आ जाते हैं बिकॉज दिस इज़ द लॉन्गर स्टफ. ठीक है. सो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले ये है कि वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास इसकी इटियोलॉजी में सिस्टेमिक इलनेस. तो सिस्टेमिक इलनेस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. बेसिकली हमारे पास हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो. ठीक है. कोई एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो, लिवर फेलियर हो, रीनल फेलियर हो. ये दोनों फेलियर्स में जा रहे हैं. ठीक है. फिर पल्मोनरी डिजीज़ है जिसमें हमारे पास हाइपोक्सिया है. ठीक है. उसके बाद CVS डिजीज़ है, इसमें भी हमारे पास हाइपोक्सिया है.
CNS डिसऑर्डर्स हैं, या हमारे पास कोई डिफिशिएंसी है किसी चीज़ की। इसको एक एक करके देख लेते हैं। सो दीज आर ऑल सिस्टम्स, हमने सारे सिस्टम्स कर लिए। इन्फेक्शन में कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा बहुत बुखार की हालत में होता है, बहुत थका होता है, तो देन दे स्टार्ट हैविंग दिस डिलीरियस सिम्टम्स। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जब होता है तो पीपल कैन इवन गो इनटू अ कोमाटोज स्टेट। एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो सकता है कि हाइपो या हाइपर होता है, लेकिन लेट्स से कि हाइपो, लेट्स से थायरॉयडिज्म के साथ पेशेंट आए तो वो सोता रहेगा, तो यू माइट इवन यू माइट थिंक कि मे बी इसकी ये कॉज है। लिवर एंड रीनल का ये है कि जब भी हमारे पास फेलियर की तरफ सिस्टम्स जा रहे होंगे ना, तो वैसे ही द बॉडी बिगिंस टू शट डाउन। तो जब हमारे पास हाइपॉक्सिया है तो द ब्रेन डजंट इवन हैव ऑक्सीजन कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा, ऑफ कोर्स वो डिलीरियम में जाएगा। CVS का भी है या CNS का भी है ये। और डिफिशियंसी किस चीज़ की हम देख रहे हैं, अगर B12 है तो उससे हो सकता है, थायमीन है तो उससे हो सकता है, निकोटीन या फोलिक एसिड है, सॉरी निकोटिनिक या फोलिक एसिड है तो उससे डिफिशिएंसी स्टेट्स हो सकती हैं। सो दीज आर सम सिस्टेमिक रीजंस। नाउ लेट्स लुक एट मेडिकेशंस या ड्रग्स। सो ड्रग्स में आई वांट यू टू रिमेंबर के दिस बिग थिंग, बल्कि लेट्स डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज। ये है बड़ा सा एंटी। अब जो एंटीज़ हैं इसमें आ जाएंगे कोलिनर्जिक्स, ठीक है, उसके अलावा एंटी पार्किनिज्म, कन्वल्सेंस, antihistamines, arrhythmics, antihypertension, depressants, microbials, एंड देन उसके अलावा हमारे पास क्या क्या और हो सकता है जो कि इस लिस्ट में शामिल नहीं है, एनाल्जेसिक्स, स्टेरॉइड्स, sedatives, and last but not least sympathomimetics. So I'm sorry, this is not great handwriting, but anti में essentially remember anything जो कि एंटी में आपको याद आ रहा हो ना, कोलिनर्जिक्स है, पार्किनिज्म है, कन्वल्सेंस है, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी हाइपरटेंसिव यहाँ पे आ गया, एंटी एरिथमिक है, डिप्रेसेंट्स हैं, माइक्रोबियल्स हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स आ जाएंगे, एंड देन उसके बाद हमारे पास 3 S हैं, स्टेरॉइड, सेडेटिव, सिम्पैथोमाइमेटिक एंड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक इज जस्ट एन ए, ये थोड़ा सा अनॉमली है। सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर कि कौन से ड्रग्स कैन बी कॉजिंग these this delirium. रिस्क फैक्टर क्या है? फॉर एग्जाम्पल इसमें अब यू नीड टू रिमेंबर कि delirium एक आम यंग से बंदे में नहीं होगा, यूजुअली एज 60 के अबव है, और मेल्स में ज़्यादा होता है। वाई? क्योंकि मेल्स वैसे ही they're kind of delirious, वो वैसे भी उनको they don't function like the rest of us. सो इसमें हमारे पास क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? अगर कोई विजुअल इम्पेयरमेंट है, क्योंकि उसको नज़र ही नहीं आ रहा तो उसको पता ही नहीं है कि असल चीज़ है क्या या नहीं। सो लेट्स राइट दिस डाउन हियर। अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है, ठीक है, एक तो मैंने कहा मेल ओवर 60, ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, ठीक है, उसके अलावा फॉर एग्जांपल अंडरलाइन हमने कॉजेस पढ़ ली हैं कि ब्रेन सर्जरी, वैस्कुलाइटिस, ट्रॉमा, ठीक है, उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर उसको डिप्रेशन है, उसको समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली हो क्या रहा है या नहीं। डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन में हमें पता क्या होता है, ये एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। सो ये दीज आर जस्ट सम रिस्क फैक्टर्स। उसके अलावा देयर कैन बी यू हैव टू थिंक अबाउट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि आपने DDs में रखना है, बट एंड यू हैव टू रूल देम आउट। ये मैंने आई थिंक यहाँ पे भी लिखा था, रूल आउट। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि वर्निकीज यू हैव टू रूल आउट, ठीक है, हाइपॉक्सिया यू हैव टू रूल आउट, ठीक है, यू हैव टू रूल आउट हाइपोग्लाइसीमिया, you have to rule out hepatic encephalopathy, meningitis, encephalitis, ठीक है, these are all other things that might look like delirium. You have to rule them out because हो सकता है कि आपके यहाँ चाहिए तो delirious state में आपने देनी शुरू कर दी बेंजोज या हेलोपेराडोल, ठीक है, लेकिन वो तो मसला कुछ और था, उसको तो असल में स्ट्रोक हो रहा था, तो this can be really detrimental to your patient, ठीक है। तो आप उसका जब रिव्यू कर लेंगे, यू आर गोइंग टू फिगर आउट, जब ये सब कुछ बाकी चीज़ें आप रूल आउट करेंगे, आपने कहा वाकई इसको डिलीरियम ही है, तो फिर आप उसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। बट कुछ जो मैं साइक के जो वो हैं जो कि जिनसे डिफ्रेंशिएट करना चाहती हूँ, इट्स लाइक यू नीड टू बी एबल टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम डिमेंशिया। अब डिमेंशिया से ये कैसे होता है? डिमेंशिया जो है ना, सो दिस इज़ लाइक मेमरी लॉसेज, वी नो कि इट्स मेमरी लॉस, एक फंक्शन लॉस हो जाता है, लेकिन इसका जो ऑनसेट है ना वो क्रॉनिक होता है, ठीक है। और ये इसमें ये कि जो पेशेंट अलर्ट ही रहता है, लेकिन अलर्ट के साथ साथ वो उसकी स्पीच एंड थिंकिंग कम हो जाती है, लेकिन इसमें अलर्टनेस कम होता है, डिलीरियम में ये नहीं होता। तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ये क्रॉनिक है और इसमें अलर्टनेस मेंटेन्ड होती है। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया से,
ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया से। सो स्किज़ोफ्रेनिया का बेसिकली ये मतलब अर्ली ऑनसेट होता है। जैसे हमने कहा था ना कि ये अबव 60 है, तो ये हमारे पास इट हार्डली ओल्ड एज में होता है, ये यंगर एज में होता है, ठीक है। बिकॉज तुम खुद सोचो, इन ऑर्डर टू थिंक कि पीपल आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू, यू हैव टू हैव थोड़ा सा यंग माइंड। इफ़ यूर ओल्ड, यू नो, you're not going to have really schizophrenic इतने symptoms। अच्छा, इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया में ये होता है कि डिलीरियम में हमारे पास illusions होते हैं, लेकिन यूजुअली विजुअल illusions होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्टली हमारे पास ऑडिटरी illusions होते हैं, तो ऑडिटरी होता है, ठीक है। इसमें मेमोरी भी इंटैक्ट होती है, मेमोरी इंटैक्ट होती है, ठीक है, और स्पीच भी इंटैक्ट होती है। तो इफ़ जस्ट टू रीकैप, स्किज़ोफ्रेनिया को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक तो यंगर एज में होगा, अर्ली ऑनसेट, ठीक है। उसके अलावा इसमें ज़्यादा ऑडिटरी स्टिमुलाई होता है और मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है, नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद हम मूड डिसऑर्डर्स के साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं, मूड डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये हमने कहा था ना कि डिलीरियम में लेबाइल मूड होता है, कभी है कभी नहीं है। इसमें हमारे पास परसिस्टेंट होता है, ठीक है, ये है ही मूड डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा ये कॉमन, मतलब ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं, यू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, ठीक है। अगर ड्रग्स हैं तो ड्रग्स हैं, सिस्टमिक कोई इशू है तो उसको ट्रीट करेंगे। इन्वायरमेंटल इंटरवेंशंस हम करेंगे, जिसमें हमारे पास रीओरिएंटेशन है। सो यू कीप टेलिंग द पर्सन के दिस इज़ वेयर यू आर, दिस इज़ हु यू आर, ताकि दे डोंट फॉरगेट, उनकी मेमोरी इम्पेयर ना हो। फिर स्टाफ स्विचिंग नहीं करेंगे, यानी अगर फॉर एग्जांपल घर में कोई हाउस हेल्प है, डोंट स्विच दम अप, it'll be hard for them to remember, so you give them a familiar place। minimize psychoactive medication, जो ये एंटीज और SSS मैंने पढ़ाए थे उसको आप कम कर दें। एंटी साइकोटिक्स में हेलोपेराडोल इज फर्स्ट लाइन एंड बेंजोस। सो जस्ट टू क्विकली रिकैप, डिलीरियम में हमने पढ़ा था जो रिस्क फैक्टर्स हैं, डिक्रीज कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस में मैंने 2 चीज़ें बताई थी, जिसमें हमारे पास फोकस है एंड अटेंशन है। फिर उसके बाद मैंने कहा था इमोशनल इन लेबाइल मूड होगा, ठीक है, लेबाइल मूड और एजिटेशन। लैब्स, आई से इल्यूजन्स जो कि यूजुअली विजुअल होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये रैपिड ऑनसेट है, ये इस आई से हमने कहा था इम्पेयर्ड स्लीप वेक साइकिल है। एंड अनयूजुअल साइकोमोटर सिम्टम्स होते हैं, जिसमें हाइपो और हाइपर है, और इसमें हमारे पास होता है मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है और कॉग्निटिव भी इम्पेयरमेंट हो जाती है, जिसमें मैंने 2 चीज़ें बताई थी, यू कैंट मेक अ पेंटागन, एंड द सेकंड थिंग आई सेड इसके लैंग्वेज का इशू होता है, ठीक है। मैंने 3 चीज़ें बताई थी, हाइपर एक्टिव, हाइपो एक्टिव, मिक्स्ड, मैंने कहा था ये दोनों ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। मैंने कुछ रीजंस बताई थी सिस्टेमिक इलनेसेस में जस्ट टू रिकैप वेरी क्विकली, इसमें मैंने बताया था कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, और जितने भी सिस्टम्स हैं उनका फेलियर हो सकता है। डिफिशिएंसी स्टेट्स में मैंने बताया था थायमीन, मैंने कहा था निकोटिनिक, फोलिक एसिड, ठीक है, और B12, ये मैंने 3-4 चीज़ें बताई थी। और बाकी में मैंने सिस्टम डिसफंक्शंस बताए थे। ड्रग्स में मैंने सारे एंटीज बताए थे, जिसमें एंटी कोलिनर्जिक्स, डिप्रेसेंट्स, एंटी एरिथमिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी पार्किनिज्म, एंटी कन्वल्सेंट्स, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक्स। और मैंने 3 एसेस बताए थे, जिसमें हमारे पास स्टेरॉयड था, सिम्पैथोमाइमेटिक्स थे एंड स्टेरॉयड्स थे। और एक मैंने ए बताया था जो कि एनाल्जीजिया, एक अनकॉमन उसमें था। फिर मैंने प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बताए थे, मेल बताया था, मोर देन 60 एज बताई थी, ठीक है, कोई रीसेंट सर्जरी है, कोई डिप्रेशन है। फिर मैंने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स बताए थे थोड़े से, और मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट रूल आउट क्या है, कि हमने देखना है कि वाकई हाइपोक्सिया तो नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है, एची तो नहीं है, मेनिंजाइटिस, पॉइजनिंग तो नहीं है। फिर मैंने उसके बाद बताया था कि इसको हमने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, GCS करना है, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस कॉग्निटिव फंक्शन सीरियल एस, जिसमें हम उसको ओरिएंटेशन का पूछेंगे, रिकॉल के सवाल देंगे, और 3 चीज़ें कहेंगे कि बैकवर्ड्स बताओ, वर्ल्ड स्पेल करो, मंथ्स बताओ, ठीक है, और देन उसके बाद 10 से 0 गिनो। फिर मैंने कहा था ट्रीटमेंट करेंगे अंडरलाइन के, कॉमन मेंटल इंटरवेंशन करेंगे, जिसमें उसको फेमिलियरिटी देंगे, हम बाकी ये जो मेड्स हैं उसको कम कर देंगे, एंड एंटी साइकोटिक्स में हेलोपेराडोल एंड बेंजोस।